हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि सांसें नहीं दम चलेंगे और पीछे पीछे आप चलिए, आगे से हम चलेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं अब। ठीक है। और साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा नहीं। पूरी दुनिया को जानने के लिए हमें साइंस की ही आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बार बार आप लोगों से कहता हूं कि साइंस की जो नॉलेज आप लोग को दिया जाएगा, जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मैं और तेज चलने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ हमेशा बताता हूं बच्चों आपको कि अगर मंजिल को हासिल करना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा। ठीक है। दौड़ में आगे चलना पड़ेगा बच्चे। अभी दौड़ हो रहा है। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी देखिए इंडिया 1 नंबर पर आ गया है। ठीक है। कंपटीशन का दौर बढ़ते जा रहा है, लगातार कई गुना डेली बाय डेली आपको कंपटीशन का दौर बढ़ते जा रहा है बच्चों। तो इसलिए कंपटीशन का दौर जो है आप और आगे करने की कोशिश कीजिए। आप अभी ग्रुप में दौड़ लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो आगे जाने के लिए आपको दौड़ अपना फास्ट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में प्रकाश के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। आप जा करके ये अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर ये वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। लेकिन आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या होने वाला था, दर्पण। ठीक है। मिरर। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, मिरर कहते हैं। ठीक है। तो दर्पण के बारे में आज हम लोग देखेंगे और बिल्कुल भी अच्छी तरह से देखेंगे। क्लास आप लोग अटेंड कर रहे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और जो भी बच्चे, आप लोग बच्चे हो, मेरे दोस्त हो, जो भी वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं बच्चों, दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। तो दर्पण उसे ही तो कह सकते हैं जब कोई चिकनी चमकीली सतह हो। ठीक है। जब कोई चिकनी चमकीली सतह हो जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो, प्रकाश टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती हो जिस सतह से, उसे ही तो दर्पण कहते हैं बच्चों। तो इसमें अगर लिखना होगा बच्चों तो आप लिख सकते हैं कि जिस चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे ही दर्पण कहते हैं। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, भटकने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, दर्पण के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है। दर्पण के प्रकार को हम लोग देखेंगे बच्चों। एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये समतल दर्पण होते हैं, कुछ बच्चे इसमें भटक जाते हैं कि समतल दर्पण है। ठीक है। अवतल है, अवतल है, अवतल है और उत्तल है बच्चों। तो ये 3 प्रकार के जो दर्पण होते हैं ये तीनों नहीं होते हैं। ठीक है। यदि कहा जाए बच्चों कि गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार अगर कहा जाए ना बच्चों, तब जाके 3 प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है। ये सही हो जाएंगे, हर मायने में ये सही हो जाएंगे। कब, जब हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं तब। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दर्पण के प्रकार को। ठीक है ना, दर्पण के प्रकार को हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है ना, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहला आपको हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है। क्या हो जाएगा, समतल, समतल दर्पण। ठीक है ना, समतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा आपको हो जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण। गोलीय ऐसे लिखते हैं क्या, गोलीय ऐसे लिखते हैं, सॉरी बच्चों, ऐसे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। बच्चों आप मेरे साथ अगर जुड़ गए हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए बच्चों कि आप अपने विश्वास के साथ साथ किसी भी शिक्षक पर विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास भी सबसे जरूरी है बच्चों। ठीक है। चलिए, विश्वास के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपको कामयाबी का, सफलता का राह ही दिखाऊंगा बच्चों, आपसे कभी मैं धोखा नहीं करूंगा बच्चों। ठीक है। आगे बढ़े। समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है। और गोलीय दर्पण के बाद एक होता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है।
तो ऐसे इन दर्पणों को हम याद रखेंगे बच्चों कि दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब 3 प्रकार के दर्पण हम लोग देख चुके हैं तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में हमें देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और समतल दर्पण के बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में भी देखेंगे और उसके बाद परवलयिक दर्पण के बारे में देखेंगे। सबसे सीक्रेट चीज बच्चों ये है कि परवलयिक दर्पण, इसमें विशेष चर्चा नहीं है। आपको प्रकाश के परावर्तन में परवलयिक दर्पण का विशेष चर्चा बच्चों नहीं है, ठीक है। इसमें ना ही विशेष चर्चा है समतल दर्पण का बच्चों। तो समतल दर्पण को छोड़ करके हम गोलीय दर्पण का विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण का विशेष इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है, गोलीय दर्पण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से प्रकार है बच्चों, ये हो जाएंगे आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। एक हो जाएंगे अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। एक हो जाएगा अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण देखते हैं कि समतल दर्पण आखिर किसे कहते हैं। पहला क्या है समतल, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा क्या है परवलयिक दर्पण। तीसरा क्या है मेरे बच्चों, परवलयिक दर्पण है, ठीक है। तो चलिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम समतल दर्पण को क्या कह सकते हैं, वही तो है जिसका एक तरफ से जिसे रजतित किया हो यानी पेंटेड कर दिया गया हो, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। ऐसे परावर्तन होगा कि नहीं होगा बच्चों, ऐसे परावर्तन होगा कि नहीं होगा, तो इसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोलीय का भाग हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जैसे चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, परावर्तक सतह एक खोखले गोलीय दर्पण का भाग हो, खोखले गोलीय दर्पण का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी अगर एक खोखला गोलीय भाग है यानी यह खोखला है बच्चों, ठीक है। और एक ऐसे भी बना देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसको बाहर से हम पेंटेड कर दिए हैं, रजतित कर दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम अंदर से रजतित कर देते हैं, यहाँ पे केंद्र होता है बच्चों, क्या होता है जी, केंद्र होता है, ठीक है। तो इसको हम बाहर से पेंटेड कर दिए है ना, तो अंदर से इसका परावर्तक सतह बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इसको दर्पण में यूज कर ले बच्चे, अगर इसको दर्पण में यूज कर ले तो ये अवतल दर्पण बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। और यदि इसको यहाँ से हटा दिया जाए यानी भाग ही तो है बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। आया समझ में, आया ना। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद समतल दर्पण हो गए, गोलीय दर्पण भी हो गए, अब अवतल और उत्तल कहेंगे। तो गोलीय दर्पण के बारे में अभी बताए थे कि इस तरह से जो होता है गोलीय दर्पण होता है। और जब इसको क्लियर करके फ्रेश करके सुंदर सा बनाने के लिए दर्पण को अगर इसको काट करके हटा दिया जाता है तो ये गोलीय दर्पण का ही तो भाग है, ये भी और ये भी। देखना प्लीज बच्चे, दोनों इसी का तो भाग है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं ना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं इसे, ठीक है। अवतल, इसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, उत्तल कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसे कहेंगे अवतल और इसको कहेंगे उत्तल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के साथ साथ अवतल और उत्तल भी आप लोग समझ लिए, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर इसका कह दिया जाए परिभाषा लिखना है बच्चों, ठीक है, क्या लिखना है, इसका परिभाषा लिखना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम उत्तल दर्पण को कह सकते हैं, अवतल को क्या कह सकते हैं, पहले अवतल को देख लेते हैं, ठीक है। तो अवतल के लिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अवतल के लिए कह सकते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, है ना, इस तरह से धंसी हुई है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे धंसी हुई है, परावर्तक सतह ऐसे धंसी हुई है बच्चों, ठीक है। ऐसे देखिए तो ऐसे इस प्रकार धंसी हुई है ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, ठीक है। और केंद्रवा इसका कहाँ था बच्चों, इसका केंद्र जो आप देखे है ना, वह केंद्र था कहाँ, तो परावर्तक सतह यही तो है, परावर्तक सतह यही तो है जहाँ से ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है।
परावर्तक सतह यही तो है जहाँ से क्या होता है मेरे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। देखिए किरण जाते हुए किरण को इस तरह से हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है। तो यही तो है, यानी केंद्र कहाँ है इसका, केंद्र कहाँ है इसका, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से इस दर्पण को मान लें तो इसका केंद्र हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। केंद्र हम लोग यहाँ पे मानेंगे बच्चों, ठीक है। अगर केंद्र यहाँ है तो इसको फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम सारे पदों को अभी देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो उससे पहले दर्पण के बारे में आप लोग समझ लिए कि चलिए पहले हम दर्पण के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। आगे सारे पद को हम लोग एक एक करके देखेंगे बच्चों, ठीक। चलिए तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका केंद्र कहाँ हो, परावर्तक सतह के सामने हो। इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र तो यहाँ है लेकिन परावर्तक सतह कहाँ है, इस साइड से है, इस साइड से है बच्चों। तो हम कहेंगे कि यह उत्तल दर्पण है जिसका ये केंद्र कहाँ होता है, तो दर्पण के पीछे होता है। तो दर्पण के पीछे है ना, क्योंकि दर्पण का काम तो इस साइड से हो रहा है ना, इस साइड से हो रहा है, देखना बच्चों। और यहाँ पे दर्पण का काम इस साइड से हो रहा है, अंदर से, क्योंकि इधर परावर्तक सतह है, इधर से तो पेंटेड है, इधर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है इधर से सारे को पेंट किया गया है, सभी को इधर से पेंट किया हुआ है। काम इधर से हो रहा है, दर्पण इधर से है, काम इधर से हो रहा है, दर्पण इधर से है, ठीक है। तो इधर से हो जाएगा यह परावर्तक सतह। तो इसमें कहते हैं कि परावर्तक सतह के सामने केंद्र हो, इसमें कहते हैं कि परावर्तक सतह के पीछे केंद्र हो, ठीक है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे ध्यान से, सभी मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े ना। अवतल और उत्तल के बारे में आप लोग देख लिए, गोलीय दर्पण के बारे में भी समझा दिए हैं कि गोलीय दर्पण वह है जो किसी क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोलीय का भाग होता है ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरा देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण अगर हम लोग बताना चाहे बच्चों तो ये कह सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो, ठीक है, जिसका केंद्र दर्पण के सामने हो, ठीक है, केंद्र दर्पण के सामने हो, ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक और सवाल उठता है बच्चों कि क्या अवतल दर्पण को हम और भी किसी दर्पण के नाम से जानते हैं क्या? चलिए इसको हटा देते हैं फिर उसको बता देते हैं, ठीक है। दर्पण को जो अवतल दर्पण है बच्चों, जो अवतल दर्पण है, क्या उसको और भी किसी दर्पण के नाम से जानते हैं क्या? तो यस, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसके और भी नाम हो सकते हैं। जैसे चलिए इसको फिगर द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा अगर बताया जाएगा बच्चों, आपके माइंड में हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए जैसे अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है, इधर से पेंटेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ एक होता है रेखा बीच में, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे बच्चों। तो यहाँ इस प्रकार से दो किरणें आती है। तो ये जो गेंद आप लोग फेंकते हैं ना दीवारों पर, तो ये दीवार होता है, ये जमीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग फेंकते हैं गेंद को ऐसे, तो परावर्तन के बाद गेंद जाता है ऐसे और वह फिर ऐसे होकर आपके हाथ में चला आता है बच्चों, गेंद, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ही तो प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से जब आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आएगा, परावर्तन के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एकत्र हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एकत्र हो रहा है, ठीक है ना। तो एकत्र को जानते हैं क्या कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं। अभिसरित होना कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब इसे हम अभिसरित होना कहते हैं तो हम जो किरण को अभिसरित कर रहा है उसे अभिसारी दर्पण तो कह सकते हैं ना। उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, अभिसारी दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अभिसरित कर रहा है ना, प्रकाश को अभिसरित एक जगह एकत्र कर रहा है, इसलिए तो इसे अभिसरित दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए उत्तल दर्पण इधर से पेंटेड है, ठीक है। इधर चलिए इधर से बना देते हैं, इधर से, ठीक है, इधर से पेंटेड है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अगर ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है, तो ये क्या कर देते हैं बच्चों, इस तरह से इसको बिखेर देते हैं। प्रकाश की किरण तो आ रही थी यहाँ से,
लेकिन चारों तरफ किरणों को क्या करते हैं मेरे बच्चों कि ये बिखेर देते हैं ऐसे, ये बिखेर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे इसको क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है ना। तो बिखेरना को क्या कहते हैं, अपसरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपसरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, अपसरित कर देते हैं। तो बिखेरना को जब हम लोग अपसरित कहते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा जानते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, अपसारी दर्पण। अपसरित कर देता है इसलिए अपसारी दर्पण, अभिसरित कर देता है इसलिए अभिसारी दर्पण। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को देखेंगे, ठीक है। दर्पण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़े क्या बच्चों, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक हो चुका है। आप लोग से ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ और आप लोग अब लग जाइए। पीछे क्या पढ़े हैं ये माने नहीं रखता है बच्चे। एग्जाम नज़दीक हो जाने के बाद में कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है ये माने रखता है, ठीक है। इसलिए चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, अगला पॉइंट होगा गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित, संबंधित, संबंधित विभिन्न पद, विभिन्न पद, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पद है आखिर गोलीय दर्पण से संबंधित, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित पद है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले इसमें भूमिका रखता है, एक में सबसे पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र हो जाएगा। अगला पॉइंट नेक्स्ट आपको हो जाएगा ये वक्रता केंद्र के बाद ध्रुव, ध्रुव बहुत अच्छी भूमिका निभाता है बच्चे, ध्रुव, ठीक है। और ध्रुव के बाद में हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मुख्य अक्ष के बाद देखेंगे दर्पण का द्वारक, द्वारक केवल लिख देते हैं, ठीक है। दर्पण का द्वारक, उसके बाद क्या भूमिका रखता है बच्चे, द्वारक के बाद में आपको वक्रता त्रिज्या लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, चलिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद में हो जाता है फोकस, 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 चलिए फोकस। और क्या हो जाता है बच्चों, और क्या हो जाता है, इधर लिख देते हैं, इधर फोकस के बाद फोकस, फोकस दूरी हो जाता है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। जानते हैं फोकस दूरी को और क्या कहते हैं, फोकस दूरी को एक और नाम के, ये एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, फोकसांतर कहते हैं। क्लियर है। चलिए और फोकसांतर के बाद में, फोकसांतर के बाद में और भी कुछ पॉइंट है क्या, और भी कुछ पॉइंट होने वाला है क्या, फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज़ के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। फोकस दूरी, फोकसांतर, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई दर्पण वक्रता केंद्र जिस खोखले गोलीय, खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। दर्पण का वक्रता केंद्र उसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र उसे कहते हैं जो किसी खोखले गोलीय दर्पण का भाग का केंद्र होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र उसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र उसे कहते हैं जो किसी खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। या फिर एक और तरीका है इसको बोलने का, ये वक्रता केंद्र का, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह खोखला गोलीय भाग है, ठीक है। खोखला गोलीय
भाग है, ठीक है। तो इसका केंद्र जो है ना, केंद्र जो है इसका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना, इधर से पेंटेड होता है बच्चों। क्या होता है? पेंटेड होता है, ठीक है। तो पेंटेड होता है तो परावर्तक सतह यह हुआ ना अंदर से, यह हुआ ना इधर से, तो परावर्तक सतह अगर यह हुआ अंदर वाला, तो इसका केंद्र आखिर है कौन? ये खोखला गोलीय दर्पण है ना, तो इसके केंद्र को अब देखिए, इसको अगर हटा दिया जाए बच्चों, तो यही क्या बन जाता है? तो यही बन जाता है बच्चों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बन जाता है बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से आप लोग वक्रता केंद्र के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ध्रुव, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के ज्यामितीय झुकाव के मध्य बिंदु को, ठीक है, या फिर ज्यामितीय झुकाव के मध्य बिंदु को, यानी ज्यामितीय झुकाव, यानी ज्यामिति के रूप में ऐसे झुकी है ना दर्पण, ठीक है, ज्यामिति के, या फिर कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय केंद्र आखिर है कौन? इधर से चलेंगे यहाँ, इधर से आएंगे यहाँ, बीचों बीच वाला केंद्र को ज्यामितीय केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों? C से सूचित करते हैं, इसको C से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? उसके केंद्र को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। क्लियर है? और दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं तो इसे P से सूचित करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए, अगर इसी दर्पण में इस प्रकार से अगर बीचों बीच अगर एक अक्ष खींच दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अर्थात इधर हम नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर हम नहीं भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ C था ना, जो दर्पण के गोलक का जो केंद्र था उसी को हम C से सूचित करते हैं। इसका आधा में क्या होता है? F होता है, फोकस होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे होकर आने वाली, दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर निकल जाती है, अर्थात फोकस पर काटती है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं फोकस। क्लियर है? यहां से इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ जाए। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष कहते हैं ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष या उसको प्रधान अक्ष भी बोला जाता है, ठीक है ना, प्रधान अक्ष। बच्चे देखने के लिए आपको सामने दिख रहा है, बट कोई मुख्य अक्ष का बोले ना कि परिभाषा बताओ, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें बोलना। हम ये बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष भी उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए द्वारक देखते हैं। द्वारक देखते हैं बच्चों। आप लोग देखे होंगे द्वारक का अर्थ ये होता है, द्वारक का अर्थ ये होता है बच्चों कि आखिर दर्पण का मुख कहाँ तक खुला है। तो देखिए ध्यान से, इसी पर उसको हम बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ जो है ऐसे मुख यहाँ से लेकर और यहाँ तक खुला है ना दर्पण का, यहाँ तक है ना खुला, यहाँ तक खुला है ना, तो इसे ही हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। अर्थात अगर हम लोग देखना चाहें, अगर अच्छे से परिभाषा देना चाहें, तो दर्पण के द्वारक का हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं
दर्पण कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के जिस सतह से होता है और जहां तक वह परावर्तित कर सकता है किरणों को, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक प्रकाश परावर्तित करता है ना ये दर्पण, तो हम इसे कहेंगे द्वारक। क्लियर है? यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या फिर प्रकाश जहां तक दर्पण जहां तक प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्लियर है? चलिए, दर्पण का द्वारक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये भी कोई छूटने वाली सवाल है क्या कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ये कोई छूटने वाली सवाल नहीं है बच्चों। ये देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए इस पर घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप एक ही चीज को देख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जानते हैं क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया ना क्लियर। अब फोकस किसे कहते हैं? ठीक है, तो फोकस तो आपको दो दर्पण में दिखाया जा सकता है बच्चों। फोकस आपको दो दर्पण में दिखाया जा सकता है कि आखिर फोकस दूरी या फिर फोकसांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये भी लिख सकते हैं इसको हेडिंग बना करके कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, और भी लिख सकते हैं अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। लेकिन इसको चलिए हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे, बच्चों। चलिए इसको हटा देते हैं, यहीं पे हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में, चलिए अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं। अवतल दर्पण में फोकस एवं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस एवं फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण सबसे पहले हम बना लेते हैं एक। ठीक है, इस प्रकार से इसे क्या कर देते हैं? रचित कर देते हैं। क्लियर है? इसे हम क्या किए? रचित कर दिए। ठीक है, एक मुख्य अक्ष हम लोग खींच दिए ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपको F, यहाँ पे होता है C। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर यहाँ पे F लिख दिए, हम लोग तो C जानते थे पहले से। बच्चों देखिए वही तो बता रहे हैं F। ठीक है, चलिए, तो दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है बच्चों, प्रकाश आती हुई अवतल दर्पण पर आती हुई प्रकाश किरणें उसकी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है ना बच्चों, उसे ही तो कहते हैं फोकस। इसे क्या कहते हैं बच्चों? फोकस। यानी F यहाँ पे क्या है? F क्या है बच्चों? उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जिसे किससे सूचित करते हैं? तो F से सूचित करते हैं। ठीक है, F से सूचित करते हैं। क्लियर है? फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फोकस दूरी को, फोकसांतर को F से सूचित करते हैं। ठीक है, प्राय फोकस से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस, चलिए मुख्य फोकस इसे कहते हैं। इसे बड़ा F से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, बड़ा F से सूचित करते हैं। जहां काटती है ना उसे बड़ा F से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस कह सकते हैं। इसका एक और नाम है मुख्य फोकस। इसे क्या कह सकते हैं? मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है, इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। क्लियर है? और चलिए एक और चीज, डीपली चीजें हैं कि मुख्य फोकस तो इसे कहते हैं। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में आती हुई, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रकाश जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे ये कैपिटल लेटर वाला F से दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब आएगा कि फोकस दूरी।
फोकस दूरी आता है एक। अवतल दर्पण में हम लोग देख लेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, या इसको हम क्या कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो फोकस दूरी और फोकसांतर, फोकस और मुख्य फोकस हम लोग देख चुके, ठीक है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, चलिए परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, फोकस या फिर मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। फोकस दूरी या फिर फोकसांतर, तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको तो हम पी कहते हैं, जिसे ध्रुव कहा जाता है। पिछला वाला में मैंने बताया था, यहाँ ध्रुव के बारे में बता दिए हैं कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, या फिर दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बार बार रोक करके और देख देख करके उसको पॉज करके और लिख लीजिएगा। सारे का परिभाषा मैंने बता दिया है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या फिर दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है, पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। ध्रुव, उसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी और फोकसांतर, फोकस दूरी या फोकसांतर, ठीक है। चलिए, यानी फोकस दूरी को हम कह सकते हैं, फोकस दूरी को कह सकते हैं कि ध्रुव से मुख्य फोकस या फिर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से P से सारी दूरियां, सबसे पहले P का एक और खासियत है, जानते हैं क्या, कि दर्पण की सभी दूरियां, दर्पण की सभी दूरियां जानते हैं कहाँ से मापी जाती है, जानते हैं बच्चे कहाँ से मापी जाती है, P से, यानी कि ध्रुव से, ठीक है, P से मापी जाती है ना। यानी कि जब इसकी दूरियां, सारी दूरियां जब P से मापी जाती है, तभी तो इसको, यदि हम वक्रता केंद्र कहते हैं तो इसको वक्रता त्रिज्या इसी को कहते हैं ना, इस दूरी को, सॉरी इस दूरी को नहीं, यहाँ से सीधी दूरी को कहते हैं, सीधी इस दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को क्या कहते हैं, यदि वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकसांतर या फिर फोकस दूरी कहेंगे। फोकसांतर यानी इससे कितना का अंतर है, फोकस का अंतर है तो फोकसांतर, यानी ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को, सिंपल सी बात है, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। चलिए, इसमें फोकस दूरी जानते हैं क्या होती है, इसमें फोकस दूरी बच्चों वास्तविक होती है, ठीक है। इसमें फोकस दूरी हम कह सकते हैं कि वास्तविक होती है, ठीक है, इसमें फोकस दूरी वास्तविक होती है। एक और चीज इसमें दिखाई दे रहा है, एक और चीज दिखाई दे रहा है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, अगर f बराबर अगर लिखना चाहें बच्चों, तो फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना, दोगुनी होती है, यानी f बराबर हम लिख सकते हैं c/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, सॉरी r/2 लिखते हैं, r, इसे r से दर्शाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर वक्रता त्रिज्या तो बता दिए थे, लेकिन वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं ये नहीं बताए थे बच्चों, तो इसे नोट कर लेना, इसे r से दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को c से और वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ फोकस दूरी को बच्चों हम लोग छोटा, ये स्मॉल लेटर f से, और मुख्य फोकस को ये कैपिटल लेटर f से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, सभी एक एक पॉइंट बच्चे नोट कर लेना, वीडियो अगर जल्दी से आगे निकल जा रही है ना, उसे पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद फिर वीडियो को चलवाना, ठीक है। आगे बढ़े, दर्पण की सभी दूरियां P से मापी जाती है। ऑब्जेक्टिव में आपको आज लिख के रख लेना बच्चों, यह आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़िए, फोकस दूरी यदि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस से क्या संबंध होता है कि यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये दोनों संबंध बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों संबंध बिल्कुल सेम है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस एवं फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में
फोकस एवं फोकस दूरी हम लोग देखेंगे। चलिए अवतल के जगह पर केवल उत्तल कर देते हैं बच्चों, ठीक है, उत्तल कर देते हैं और इसे हटा देते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण में बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण हम ऐसे बना देते हैं, इसको इधर से पेंट करते हैं, इसका इधर सतह उभरा हुआ है, ठीक है। एक ऐसे मुख्य, इसका केंद्र किधर होगा बच्चों, इसका केंद्र किधर होगा, तो इधर होगा ना इसका केंद्र, यहाँ पे इसका केंद्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, इसका केंद्र, क्योंकि यह इस तरह के गोलीय दर्पण से काटा हुआ दर्पण है, तो इसके केंद्र को ही तो दर्पण का केंद्र कहते हैं ना, वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ यदि दर्पण का केंद्र है तो इसकी फोकस दूरी बिल्कुल इसकी आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब इसकी आधी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस दूरी और इसकी वक्रता केंद्र जानते हैं क्या होता है, ये काल्पनिक होता है बच्चों, क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या, ये सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस क्या होती है, काल्पनिक होती है। चलिए इससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे प्रकाश आता है, ऐसे प्रकाश, इसको एरो से दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे इससे इस तरह से प्रकाश निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यदि प्रकाश निकल जाएंगे बच्चों, इस तरह से यदि प्रकाश निकल जाएंगे तो ये प्रकाश यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसलिए इसमें फोकस दूरी क्या होती है, काल्पनिक होती है, परावर्तक सतह के पीछे होती है, वक्रता केंद्र भी परावर्तक सतह के पीछे होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें भी वही चीज होता है बच्चों, इसमें भी वही चीज होता है कि 2f बराबर c होता है, लेकिन ये काल्पनिक होता है, ठीक है ना। 2f बराबर c होता है और c बराबर f बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r होता है ना, ये सॉरी r होता है, ठीक है। इस दूरी को r कहते हैं हम लोग, इस दूरी को r कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f बराबर r/2, ठीक है, f बराबर r/2। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़े और बच्चों हम लोग आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है उसे प्रूफ करना होता है बच्चों। और या तो उत्तल दर्पण में आपको संबंध, या तो उत्तल दर्पण में आपको संबंध स्थापित करके प्रूफ करके दिखाना होता है आपके एग्जाम में, या फिर अवतल दर्पण में, ठीक है, या फिर अवतल दर्पण में आपको मिरर फार्मूला जरूर सिद्ध करना होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं आज ही एक चीज बीएम कर देता हूं, यानी बोर्ड मॉडल कर देता हूं, ठीक है। बोर्ड मॉडल, इसको आप लोग याद रखिएगा, अगले क्लास में हम लेकर आ रहे हैं दोनों दर्पण में, ठीक है। इस संबंध को सिद्ध करेंगे और आप लोगों के समक्ष इसे उपस्थित करेंगे, प्रेजेंस करेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए अगले दमदार क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर अगला दमदार क्लास के साथ मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।